और अब बारी है इमर्जिंग छत्तीसगढ़ में एक ऐसी चर्चा की जो छत्तीसगढ़ के भविष्य की एक मजबूत नींव के बारे में आपको बताएगी। हम चर्चा करने जा रहे हैं ओपी चौधरी जी से। ओपी चौधरी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जिन्होंने अपने नवाचार से प्रदेश को एक नई दिशा दी, जनसेवा के विस्तार के लिए राजनीति में आए और आज सूबे के खजाने के कुबेर हैं। ओपी चौधरी अपने पिछले 2 बजट भाषणों में ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी तस्वीर प्रदेश के लोगों के सामने रखी और उसके साकार होने का सपना हर एक छत्तीसगढ़िया देख रहा है, जैसे कि ओपी चौधरी खुद भी देख रहे हैं। तो आइए चर्चा करेंगे इमर्जिंग छत्तीसगढ़ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर राज्य के इतिहास के सबसे नौजवान वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वागत है आपका मंच पर ओपी चौधरी जी। और मैं अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री ओपी चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। ओपी चौधरी जी पर्यावरण और आवास मंत्री भी हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी वो देख रहे हैं। नवा रायपुर देश के पटल पर किस तरीके से उभर रहा है ये हमने देखा है। जब प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति अपनी दूरगामी सोच को जनसेवा के माध्यम से लेकर आए जमीन पर, तो वो कैसे दिखाई देगी, आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओवर टू यू कीर्ति। बिल्कुल तृप्ति, आप भी हमें ज्वाइन करिए और इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आप मोदी सरकार के कार्यकाल को, 11 साल के कार्यकाल को कैसे आंकते हैं और इसने छत्तीसगढ़ को कितना बदला है? एक्चुअली मोदी जी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के रैंक की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो केवल 2014 से 2025 तक के 11 वर्षों की जर्नी को देखना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा पीछे जाकर 2004 से 2014 तक की जर्नी को भी देखना चाहिए। 2004 में यूपीए की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी और 2004 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का साइज दुनिया में 10वें नंबर पर ही था। और इन 10 सालों में 2004 से 2014 तक जब तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, हम 10वें नंबर पर ही बने रहे, एक भी रैंक का जंप नहीं लगा पाए। और वहीं 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तब भी हम 10th नंबर की इकोनॉमी थे दुनिया में। और इन 11 सालों में हम 10 सालों में 2014 से 24 तक हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से सीधे आगे बढ़ते हुए 5वें पायदान पर पहुंचे। इस प्रक्रिया में हमें गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन को भी हमने पीछे छोड़ा और अभी तीसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में एक बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के लिए अर्जित की है कि हम जापान को पीछे छोड़ते हुए 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का साइज भी हम पार कर गए हैं। और मोदी जी ने कहा है कि उनके तीसरे कार्यकाल में इसी कार्यकाल में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। तो ये जर्नी बहुत ही बड़ी जर्नी है और ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक विजनरी लीडरशिप है। लीडरशिप के पास सोच होना, विजन होना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, लोकतांत्रिक प्रणाली में काम करते हुए बड़े ऐसे निर्णय लेने का साहस, जिसमें राजनीतिक हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो या राजनीतिक लाभ ना हो, उसके बाद भी देश के बड़े भविष्य को ध्यान में रखते हुए विजनरी डिसीजंस लेना। मोदी जी ने ऐसे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों डिसीजंस ऐसे लिए जिनका राजनीतिक रूप से कोई बोल सकता है कि दुस्साहसिक कदम थे, लेकिन देश के बेहतर भविष्य के लिए 2047 तक भारत देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं। और यही कारण है कि इसका परिणाम सीधा देश की अर्थव्यवस्था की इस द्रुत गति में दिखाई दे रहा है। और आपने छत्तीसगढ़ का संदर्भ कहा, छत्तीसगढ़ के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे रेलवे है, देश की अर्थव्यवस्था को हमको विकसित बनाना है, कैसे बनेगा? हमको नेशनल हाईवे का नेटवर्क चाहिए, हमको रेलवे का नेटवर्क चाहिए, हमको
टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, हमको रेयर मिनरल्स के बारे में, लिथियम जैसी चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमको पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमको ग्रीन एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी की ओर जाकर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर डिपेंडेंसी बढ़ाकर हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को हम बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। इस तरह के बड़े डिसीजंस भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत सारे हुए हैं। एक ही मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, रेलवे में जब 2014 में जो कैपेक्स था, पूंजीगत व्यय था, रेलवे की नई रेलवे लाइन बिछाने में, नए स्टेशन को बनाने में, स्टेशन को रिनोवेट करने में, नई लाइनें बिछाने में, उस पर जो कैपेक्स था, पूंजीगत व्यय था, वो उसमें जो 11 साल में वृद्धि है वो 22 गुना हुई है, 22 टाइम्स। हम बोलते हैं 4 साल में डबल बढ़ा दिए, 5 साल में डबल बढ़ा दिए, या 10 साल में 4 गुना बढ़ा दिए। ये मोदी जी का ही लीडरशिप है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के पूंजीगत व्यय में 11 सालों में 22 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह के आपको अनेकों उदाहरण मिलेंगे। बिल्कुल। और एक उदाहरण मैं भी देना चाहूंगी कि एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें अलग अलग विभाग काम करेंगे मिलकर। और अगर दुर्ग, भिलाई, रायपुर को मिलाकर ये एससीआर की योजना है, तो इसके ज़मीन पर आने की शुरुआत कब से, क्या हो चुकी है, या क्योंकि आपने घोषणा ज़रूर की है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे रास्ता कितना क्लियर है? एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर जैसे दिल्ली के सराउंडिंग में बना है, उससे भी ज़्यादा प्रभावी होगा एससीआर का क्रियान्वयन स्टेट कैपिटल रीजन का, क्योंकि वहाँ मल्टीपल स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एनसीआर के केस में हरियाणा भी आ जाता है, यूपी भी आ जाता है, बहुत सारे राज्य उसमें आ जाते हैं। लेकिन एससीआर का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था कि हम स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित करेंगे, और उस दिशा में हमारा विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि हम बोलते रहे, मैं मानता हूँ कि किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाना है तो उसका एक बड़ा ग्रोथ इंजन चाहिए। आप कल्पना कीजिए, बिना बेंगलोर के कर्नाटका की या बिना हैदराबाद के तेलंगाना की, तो उन्होंने एक अपना एक ग्रोथ इंजन बनाया तत्कालीन समय में। और एक ग्रोथ इंजन बनता है तो उससे रोजगार को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को एक नई ऊंचाई मिलती है। स्टेट के रेवेन्यू को बेंगलोर जितना टैक्स देता होगा कर्नाटक में, या हैदराबाद जितना टैक्स देता होगा तेलंगाना में, कई गुना होता है बहुत सारे एरिया से मिलकर। तो इस तरह का एक ग्रोथ इंजन किसी भी स्टेट के पास होना चाहिए, तभी वो स्टेट नित नई प्रगति के ऊंचाइयों को अर्जित कर सकता है। इसी सोच और इसी विजन के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हम लोग एससीआर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, और इस पे एक्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसका ऑफिस भी बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। 239 पदों की भी स्वीकृति, पोस्ट का भी सैंक्शन एससीआर बनाने के लिए, स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए दिया जा चुका है। और ये विदिन 6 मंथ्स आपको बहुत कुछ जमीन पर भी दिखाई दे देगा, 6 महीने से पहले ही दिखाई दे देगा। और इसमें नवा रायपुर, रायपुर, बीरगांव, कुम्हारी, पावर हाउस, भिलाई 3, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, इस तरह के बहुत बड़े क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक बेहतरीन योजना बनेगी। मुख्यमंत्री जी को उसमें हमने चेयरमैन प्रस्तावित किया है, ताकि बड़े काम, अच्छे काम उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में आगे बढ़ सकें। और स्टेट कैपिटल रीजन जो हमारी जो राजधानी शहर है नवा रायपुर है, उसे भी छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे से बनाया है। दुर्भाग्य के साथ मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अकाउंट्स थे वो एनपीए हो गए थे। इस तरह की स्थिति कांग्रेस ने करके छोड़ी थी। आज नवा रायपुर के सारे अकाउंट्स के सारे ऋण पूरा करके, चुका करके उसको डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने इस्टेब्लिशमेंट कास्ट को, अपने सैलरी व जैसे विषयों को भी अब स्टेट बजट से ना लेकर सेल्फ इंडिपेंडेंट ढंग से पूरा करेगी। इस तरह के सोच विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज नवा रायपुर में ऑलरेडी आईएम है, ट्रिपल आईआईटी है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा इन 1.5 सालों कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मार्ग को हमने प्रशस्त कर दिया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस का वहाँ पर इंस्टीट्यूट आ रहा है। हम आरबीआई के
आरबीआई के नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं हुआ है, बट हम एफर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कला केंद्र भारत सरकार का बनने जा रहा है, वहाँ पे तीरंदाजी सेंटर बनने जा रहा है, वहाँ पे एआई डेटा सेंटर का काम चालू हो चुका है इन 1.5 सालों के भीतर। वहाँ सेमीकंडक्टर की एक यूनिट पॉलीमाटेक वहाँ पर काम करना चालू कर चुकी है। वहाँ टेक्सटाइल का पार्क भी आने जा रहा है, वहाँ एजुसिटी भी बनेगा, वहाँ मेडिसिटी बनेगा। इन सारे विषयों पर 1.5 साल में बहुत एग्रेसिव वर्किंग की गई है। चाहे वो कैपिटल सिटी की बात हो, देश के सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर के रूप में नवा रायपुर स्थापित हो रहा है और होगा। और उसके अलावा जो आपने सीआर का विषय रखा है और बड़े प्लानिंग के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में स्थापित होगा। विजन बहुत बड़ा है और उसके लिए काम भी उसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ रायपुर की बात करते हैं, बहुत ग्रोइंग लेवल पर है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा कुछ आता है, क्योंकि आपने बोला कि हम बहुत कुछ यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बाधा ये होता है कि जो अवैध तौर पर कब्जे किए गए हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है और उसे दूर करने के लिए क्या कोशिशें रह रही हैं? कीर्ति जी, आपने भी 2000 जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब के रायपुर को शायद देखा होगा। और हम तो स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और भिलाई में पढ़ाई करता था और किताबें खरीदने के लिए रायपुर आता था, ट्रेन से उतरकर या बस के माध्यम से। और उस समय के हमारे रायपुर की स्थिति एक कस्बा जैसी ही थी। कैसा रेलवे स्टेशन था, कैसे रोड थे, सबको याद होगा वो परिस्थिति। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय तक शासन रहा, 15 साल तक शासन रहा, उसमें बहुत राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में भी काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला, कलेक्टर के रूप में भी रायपुर में 3 साल तक लगभग काम करने का सौभाग्य मिला। तो लगभग यहाँ के पुराने शहर के भी लगभग सारे परियोजनाओं से मैं गहराई से जुड़ा हुआ रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अवैध कब्जा को भी हटाया गया, उनका व्यवस्थापन भी किया गया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हुए जो हम लोगों ने काम किया था, तेलीबांधा तालाब। तेलीबांधा तालाब में 1206 परिवारों का अतिक्रमण था, जिसको रिहेबिलिटेट किया गया, हटाया गया नहीं, अतिक्रमण हटाने वाली बात नहीं, उन गरीबों को व्यवस्थापित भी किया गया। लेक व्यू उनके फ्लैट्स हैं, आजकल देखते होंगे वहाँ पे साइड में, वो भी किया गया। और साथ में इतना बढ़िया एक तालाब का प्रोजेक्ट वहाँ पर स्थापित हुआ। इसी तरह से एक्सप्रेसवे एक बड़ा उदाहरण है। एक्सप्रेसवे में अभी मेरे को याद है, आप अभी भी महसूस करते होंगे कि पूरे रायपुर के लेंथ और ब्रेथ को पूरी तरह से एक्सप्रेसवे ने बदल कर रख दिया है। अभी आप रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक जाने में आपको हार्डली 15 मिनट का समय लग रहा है। अगर एक्सप्रेसवे ना हो तो मुझे लगता है 1 घंटा से ज़्यादा का समय जब ट्रैफिक टाइम हो तो लग जाए। तो उस तरह का युगांतकारी प्रोजेक्ट हुआ, उसमें 800 परिवारों का व्यवस्थापन करके प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। रेलवे से जमीन लेकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया। इधर कैनाल रोड, पश्चिम रायपुर पश्चिम जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट, उधर के कैनाल रोड, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, इतने सारे प्रोजेक्ट किए गए। ऑक्सीजोन कलेक्ट्रेट से लगा हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति रही और आउटकम देने के लिए, लोगों के लिए सुविधाएं देने के लिए समर्पण रहा, तो इस तरह के प्रोजेक्ट राजधानी में हो पाए। बिल्कुल, मतलब रायपुर में जो उदाहरण आपने दिया है कि बसाहट और डेवलपमेंट दोनों का एक संतुलन देखने को मिला हमको। लेकिन नवा रायपुर अगर हम देखें तो मोटे तौर पर ऐसा लगता है इस वक्त कि वो सरकारी होकर रह गया है, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सरकार, आपने कहा बहुत बहुत इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, एनआरडीए या नवा रायपुर का डेवलपमेंट आपके अंडर में भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने कड़े नियम क्यों हैं कि 18 मीटर की चौड़ी सड़क हो तो ही कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ हो सकता है, बसाहट हो वहाँ पर, इसके लिए क्या भविष्य की योजना? जो नवा रायपुर है वो एक व्यवस्थित वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश का एक सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर बने, इस सोच के साथ नवा रायपुर की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, कोई भी नया शहर इतने बड़े एरिया में अगर बसाने के लिए हम जाते हैं तो उस यात्रा में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। इतिहास के किसी भी दौर को देखेंगे तो नया शहर बसाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आज मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जाकर देखिए, वहाँ आईटी सर्विसेज का काम चालू हो गया, लोग वहाँ काम करने लगे हैं। वहाँ पे टेक्सटाइल की जैसे हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल आएगा तो निश्चित रूप से आम आदमी ही रहेगा, तभी टेक्सटाइल का इंडस्ट्री चलेगा। वहाँ पर जितने स्टाफ हैं वो सब भी रहेंगे। आज वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नवा रायपुर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। वहाँ पे सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट
वेडिंग सेंटर, मैरिज सेंटर के रूप में नवा रायपुर डेवलप, इन सब माध्यमों से एक मेडिसिटी या हेल्थ सेंटर के रूप में नवा रायपुर डेवलप हो रहा है। इससे निश्चित रूप से आम आदमी, चाहे आईटी सर्विसेज हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वेडिंग सर्विसेज, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में हो, इन सब में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके कारण आम आदमी भी जाकर रह रहा है और रहेगा। बसाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, बट मैं इतना श्योर हूँ कि आने वाले 5-7 सालों में आप जबरदस्त रूप से बसा हुआ भी देखेंगे। बिल्कुल, तो 5 सालों में छत्तीसगढ़ की और बेहतर तस्वीर और रायपुर की और बेहतर तस्वीर, नए रायपुर की बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन नए रायपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की या फिर सेमीकंडक्टर प्लांट की, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शक्ल कितनी बदलने वाली है, क्या इमेजिन करते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, और रोजगार की बात करें तो वो कितना लोगों को मिलेगा? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को हम देखते हैं तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर देश के औसत की तुलना में कम रहा है, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी सेक्टर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, कोर इंडस्ट्री का सेक्टर ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि टूरिज्म हुआ, वेडिंग डेस्टिनेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, इस तरह की चीज़ों को हमको ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है और वो काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, होम स्टे पॉलिसी लेकर हमारी सरकार आई है बस्तर जैसे अंचलों को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको पता ही होगा कि धुड़मा रास हमारे बस्तर का कांगेर वैली नेशनल पार्क से लगा हुआ गांव है, उसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो उनका टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामों में उसका चयन किया है। तो इस तरह की चीज़ों को आज ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इको टूरिज्म, होम स्टे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं और बढ़े। अच्छा, इसी से मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में इन सेक्टर्स में हो सकता है कि एक सीमित रोजगार के अवसर हों, बहुत लोगों को रोजगार मिल जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मेघालय सरकार ने हाल ही में अभी अपने लोगों के लिए विदेशी भाषा सिखाई, वहाँ के नौजवान बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और उनको अब रिक्रूटमेंट मिल रहा है विदेशों में, टूरिज्म के सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विदेशी भाषा प्रशिक्षण संस्थान हो छत्तीसगढ़ में? सरकार को क्या कोई ऐसा कदम उठा सकती है कि यहाँ के बच्चे यहाँ से बाहर जा करके उनके लिए अवसर पैदा हो? क्योंकि आप युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। निश्चित रूप से भारत दुनिया का यूथ कैपिटल है। आज दुनिया की यूथ पॉपुलेशन का 20% हिस्सा भारत में रहता है। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में जितने युवा हैं उसका हर 5वां भारतीय है। तो आज पूरी दुनिया में हमारे यूथ जाकर डंका बजा सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और आज सिलिकॉन वैली को हम जाकर देखें अमेरिका में, या यूके के, यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ सेक्टर को जाकर देखें, तो हमारे इंडिया के यूथ ने ही उसे आगे बढ़ाया है। तो भारत के यूथ की बहुत इम्पोर्टेंस है, पूरी दुनिया में डिमांड है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जर्मन चांसलर के साथ लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट किया कि हर साल वो 1 लाख युवाओं को जर्मनी में रोजगार देना चाहते हैं, जर्मन चांसलर। तो जर्मन जो सीखेगा वो जर्मनी में जाकर अपना डंका बजा सकता है। मैं एक बार न्यूजीलैंड गया था, वहाँ पर खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ड्राइवर तो बड़ा महंगा होता है वहाँ, तो गाड़ी खराब हो गई। तो वहाँ पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होता था, तो ख़राब हो गई। तो हमने कॉल सेंटर से बुलाया, मैकेनिक आया, नहीं चल सकता बोल दिया। तो कार को टो करने की ज़रूरत पड़ी। तो टो करने के लिए उससे उठाकर ट्रक में ले जाने के लिए जो आया वो हमारा भारतीय भाई था। तो बात करते करते मैं उसके साथ आया, तो उसने कहा, पंजाब का रहने वाला था, उसने कहा कि तुम कैसे आए, तुम कितना पैसा अर्जित करते हो? तो उसने बताया, मैं सर ये टो करने वाला गाड़ी ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, मैं होटल के रिसेप्शन में भी कुछ घंटे बैठ लेता हूँ, फिर कुछ समय पर किराना दुकान भी कुछ चला लेता हूँ, उसमें समय दे देता हूँ। ये सब करके मैं महीने का 3-4 लाख रुपया कमा लेता हूँ। तो उसने ये बताया, और उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि एक ज़मीन भी खरीदूँ और एक घर भी बनाऊँ। तो मैं बोला, तुम यहाँ आए कैसे? तो उसने बताया कि मेरी माँ जिद पकड़ ली थी कि तू जब तक न्यूजीलैंड नहीं जाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो उसकी माँ ने को इतना मोटिवेशन था उसको, XYZ व्हाटएवर में विद रीजन, बट उसने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जाकर लाइफ जी रहा था। तो ऐसे हमारे दुनिया भर में आज हमारे युवा डंका बजा रहे हैं भारत का, और इस दिशा में भी हमको प्लान करने की, विजन के साथ काम करने की जरूरत है। आने वाले समय में इस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और युवाओं को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने का काम अगर परिवार वालों के साथ कोई करता है तो वो है शिक्षक। और शिक्षकों की जब हम बात करते हैं तो क्यों मुख्यमंत्री ने हाल ही में 5,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया। आने वाले वक्त में क्या प्रक्रिया देखने को मिल रही है, कितने शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, क्योंकि ये आपके थ्रू ही होके गुजरने वाला है वित्त विभाग के थ्रू, तो क्या देखने को मिलेगा? वित्त मंत्रालय कोई अपने आप में अलग मंत्रालय वाली बात नहीं रहती है। वित्त मंत्रालय के निर्णय पूरे सरकार के निर्णय होते हैं और वित्त मंत्रालय को जो भी निर्णय करना होता है वो कैबिनेट के समक्ष रखकर कैबिनेट ही मोटा मोटी सहमति बनाता है, उसके अनुसार निर्णय होते हैं। तो आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे वो कैबिनेट के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। अच्छा, आपकी उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि आपने जर्मनी का जो उदाहरण दिया, ऐसे कई पेशे के लोग हैं भारत में जिनकी डिमांड बाहर देशों में हो सकती है, चाहे ड्राइवर की हो चाहे अलग अलग उसकी। तो ऐसे स्किल आपने ये भी सोच रखी कि स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये एक बेहतर सोच हो सकती है कि लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब थोड़ी हिसाब किताब की बात कर लेते हैं। जितनी सब्सिडी छत्तीसगढ़ में सरकार दे रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, मुझे लगता है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को जो कहा जाता है वो सचमुच अब वो विशेषण इस मायने में इस सरकार के वक्त सचमुच साबित हो रहा है कि सबसे ज़्यादा धान का दाम, धान में सब्सिडी, महिलाओं को सब्सिडी, अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी, और जो आपका रेवेन्यू है, इन दोनों के अनुपात को अगर देखें तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि केंद्र के भी अपने एक दायरे होते हैं, उसके बाद आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं और एक चौथाई कार्यकाल आपका जा चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा तृप्ति जी कि जो भी मोदी की गारंटी में हमने वादे किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, वो सारे वादों पर हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 2018 में कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में बोला था कि माताओं बहनों को 500 रुपया देंगे, मगर 5 साल में एक भी माता बहन को 5 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में तीसरे महीने से ही महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख माताओं बहनों को दिया जा रहा है, जो परसेंटेज कवरेज के हिसाब से किसी भी प्रदेश से हाईएस्ट परसेंटेज है। कवरेज के हिसाब से 70 लाख माताओं बहनों को इसमें इतनी बड़ी योजना का लाभ दिया जा रहा है। धान में वो लोग 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ के आसपास राजीव न्याय योजना के अंतर्गत 4 किस्तों में भुगतान करते थे। एक किस्त में 1,500 करोड़ के आसपास का भुगतान करते थे। आज हमारी सरकार एक साथ एक मुश्त पहले साल 13,320 करोड़ रुपए, दूसरे साल 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान करी किसानों की दृष्टि से। प्रधानमंत्री आवास योजना को 5 साल तक रोक कर रखा गया था। 5 साल में 18 लाख गरीबों के आवास को छीनने का काम किया गया था। हमारी सरकार 1.5 साल में ही इस 18 लाख के फिगर को टच कर गई है और उसमें हम 40% स्टेट को भी पैसा देना पड़ता है। 60% मोदी जी से मिलता है, 40% पैसा स्टेट को देना पड़ता है। 2 साल का बोनस भी हमने दिया। तो जो मोदी की गारंटी के वादे हैं उसको हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है और निश्चित रूप से हम टैक्स जो है सरकार के उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में काम कर रहे हैं। आपने देखा इस वर्ष की जीएसटी ग्रोथ रेट की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जैसा हमारा राज्य महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से भी आगे निकलते हुए ग्रोथ रेट के हिसाब से देश का सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला हमारा राज्य रहा। पंजीयन में इतने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो टैक्स के लिए रिफॉर्म्स, टैक्स जो पे करने वाले हैं उनके लिए सरलता, सहजता, और जो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ 10-20% कोई गलत कर रहा हो उसको पहले हम इग्नोर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हो उसको भी ध्यान में रखकर बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से काम करना, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक सवाल रहेगा, क्योंकि नक्सलवाद जिस तरह से उस पर हम प्रहार कर रहे हैं, बस्तर की बात करें या तमाम ऐसे इलाकों की बात करें जहां पर नक्सलवाद लगातार हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, वहां पर बदलाव को लेकर के, वहां की व्यवस्था को बदलाव को लेकर के, वहां पर लोगों के रहन सहन में बदलाव को लेकर के, शिक्षा में बदलाव को लेकर के क्या कदम रहेंगे कि उसकी तस्वीर और बेहतर हो? कीर्ति जी, जब मैं 2011 से 13 तक लगभग वहाँ मैं बस्तर अंचल में दंतेवाड़ा में एज कलेक्टर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला और बहुत कुछ मैं वहाँ पे कर पाया, उसका मुझे पूरी लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन रहेगा। एजुकेशन की आपने बात कही है तो बहुत गंभीर परिस्थिति थी, नक्सलवाद अपने चरम पर था उस समय, वो अपना डोमिनेंट पोजीशन में थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। ऐसी सिचुएशन में था, कोई ऐसा हफ्ता महीना नहीं जाता था जिसमें कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती थी। अभी मेरे को याद है जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन पर आकर उन्होंने संतरी को
गोली मार दी थी, हमारे संतरी की शहादत हो गई थी। नेशनल हाईवे पे दिन में 10 बजे ब्लास्ट हुआ था, लैंड माइन ब्लास्ट हुआ था मेरे टाइम पे दंतेवाड़ा में। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग झेलते थे। जस्ट उसी समय के आसपास 76 जवानों, 6 अप्रैल 2010 को 76 हमारे जवानों की शहादत हुई थी ताड़मेटला में। इस तरह की जीरम की घटना हुई। इतने बड़ी बड़ी घटनाएं, इतने बड़े बड़ी दुष्कर स्थितियां वहां पर पैदा होती रही। आज सशस्त्र नक्सलवाद अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक समाप्त होगा। उन्होंने डेडलाइन दिया है, और अमित शाह जी कोई चीज डेडलाइन देते हैं तो उसके पीछे उनकी स्पष्ट सोच रहती, स्पष्ट विचार रहती, स्पष्ट प्लानिंग रहती है। तो उन्होंने डेडलाइन दिया है, और आज देख रहे हैं कि आप सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत दुखद बात है कि अभी हमारे भाई की, आकाश भाई की शहादत हुई। आपको मैं बता, मेरे लिए भी पर्सनल एक बहुत लॉस है। आकाश को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसके चाचा जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर रायपुर होता था, हमारे पार्षद हुआ करते थे बसंत जी। अभी मैं कुछ दिन पहले जगरगुंडा गया था, घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हुआ करता था, वहाँ पर बैंक की ब्रांच खोलने के लिए। वहाँ पर भी आकाश भाई और हम 2-2.5 घंटा साथ में रहे थे। इस तरह के बड़े इमोशनल पल भी आते हैं इस तरह की जर्नी में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नक्सलवाद के बाद क्या, इस दिशा में भी हम आज सोच करके, प्लानिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में सुधार हो, वहाँ के एजुकेशन में सुधार हो, होम स्टे पॉलिसी जैसी पॉलिसीज आएँ, वहाँ टूरिज्म में सुधार हो, लोगों को एक बेहतर जिंदगी देना और उनके विश्वास को अर्जित करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो। इस तरह के विषयों पर बहुत तेजी से काम हमारी सरकार करेगी, और निश्चित रूप से बस्तर का सौभाग्य बदलेगा। मुझे लगता है कि दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते हुए जो आपने कई इनिशिएटिव लिए थे एजुकेशन के पर्पस से, उसका एक गहरा असर वहाँ पर पड़ा भी है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से बस्तर और मजबूत और बेहतर होता है। हमारे बीच में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अरुण साव जी का। उनसे भी चाहिए, बड़ा दुर्लभ संयोग है ओपी चौधरी जी कि जब हम एससीआर की चर्चा कर रहे हैं तो आवास मंत्री भी हमारे पास है और पीडब्ल्यूडी नगरीय प्रशासन मंत्री भी, तो उनसे भी मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी। लेकिन एक सवाल मेरा ये है, थोड़ा निजी है और थोड़ा सार्वजनिक भी है। आपकी बैच के 4 अफसर अब अलग अलग विभागों में सेक्रेटरी हैं, एक तो आप ही के विभाग में सेक्रेटरी है। तो ऐसे में जब आप मंत्री हो गए तो बाकी जो अफसर हैं उनके साथ कैसा आपका संबंध रहता है, और कैसे आप लोग बैठ के टेबल पे बातचीत करते हैं? ये थोड़ा मतलब दिलचस्प है जानना हम लोगों के लिए भी। नहीं, थोड़ा तो रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, उनको भी रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, मेरे को भी थोड़ा सा टाइट रहना पड़ता है। तो रिकैलिब्रेशन हो जाता है। ब्यूरोक्रेट इस मामले में बहुत तेज होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को रिकैलिब्रेट किया है। मेरा पोजीशन और मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी अलग। बनने वाले लोग उनको भी रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। राजनीति तो अच्छों को ठीक कर देती है, तो रिकैलिब्रेशन तो सब जगह जरूरी है। तो वो भी रिकैलिब्रेट करते हैं, मैं भी रिकैलिब्रेट करता हूँ। ब्यूरोक्रेसी में सारे लोग मतलब, बट मेरा थोड़ा नेचर इनफॉर्मल शुरू से रहा है। मैं जब आईएएस था, कलेक्टर था, तब भी इनफॉर्मल तरीके से चीज़ों को करने में ज़्यादा बिलीव करता था। एज मिनिस्टर भी मैं बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल रहता हूँ, तो अभी भी इनफॉर्मल हो तो मेरे बेसिक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी में मैं नहीं रहता, तो तब भी था, अब भी है। बट एज पर सिचुएशन, एज पर हायरार्की, उन्होंने भी थोड़ा रिकैलिब्रेट किया है, मैंने भी थोड़ा रिकैलिब्रेट किया। एक सवाल आखिरी रहेगा कि 10 क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जमीन नामांतरण में, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पंजीयन से संबंधित है। नामांतरण बेसिकली रेवेन्यू राजस्व विभाग का विषय है, पंजीयन हमारे पंजीयन विभाग का विषय है। पंजीयन में आधार ऑथेंटिकेशन हो, डिजी लॉकर की व्यवस्था हो, जो सुगम ऐप हो, फोटो के माध्यम से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर करते हुए रजिस्ट्री हो, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमने रिफॉर्म्स किए हैं, और उसमें काफ़ी परिवर्तन भी आ रहा है। और आने वाले 2-4 महीनों में और भी लोगों के लाइफ में, जो लोग वहाँ पे जाएंगे पंजीयन कार्यालय में, अभी भी जा रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी और अपना बेहतर एक्सपीरियंस फील करेंगे। उस दृष्टिकोण से किया गया है। म्यूटेशन की बात, नामांतरण की बात राजस्व विभाग का मूल काम रहता है, बट उसमें हमने पंजीयन सॉफ्टवेयर को और भूया सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने का काम किया है। बड़ा ही क्रांतिकारी और महत्वाकांक्षी कदम है। तो उसमें लगातार हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राजस्व मंत्री, सब लोग वॉच रखे हुए हैं और उसको सफल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया ओपी चौधरी जी आपका हमारे साथ इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए कि आखिरकार सरकार किस ओर कदम बढ़ा रही है, अभी तक हमने क्या काम किया है और आने वाले वक्त में हमारी क्या सोच रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया कीर्ति। ओपी चौधरी जी आपसे आग्रह है कि मंच पर बने रहें क्योंकि ये मौका बहुत खास है और जैसे युवाओं को प्रेरणा देते हैं ओपी चौधरी जी, तो हम चाहते हैं कि आज इस मंच पर जिन्होंने हमसे बात की है और वो समाज में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो आपके माध्यम से उनको हम प्रतीक चिन्ह दें, सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहूँगी डायरेक्टर चाणक्य लॉ अकेडमी से नितिन नामदेव जी को। नितिन नामदेव जी, डायरेक्टर चाणक्य लॉ अकेडमी, कैसे कानून की शिक्षा दी जाए और अलग अलग सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी किस तरीके से काम हो। मैं आग्रह करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वो भी मंच पर आएं और हमारे खास मेहमानों को प्रतीक चिन्ह दें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी छत्तीसगढ़ी फिल्म डायरेक्टर और जीवेश फाउंडेशन की डायरेक्टर है श्रीमती भारती वर्मा, मैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। भारती जी ने एक मिसाल भी पेश की है कि कैसे जीवेश फाउंडेशन, और इस वक्त आप देख रहे हैं नितिन नामदेव जी को जो डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ एकेडमी के, कानून की शिक्षा और अफोर्डेबल एजुकेशन कैसा हो इसके लिए। और इसके बाद भारती वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगी, डायरेक्टर है जीवेश फाउंडेशन की। जीवेश फाउंडेशन के बारे में भारती जी ने बताया कि कितने संघर्षों से वो उठी और अपने बच्चे की तकलीफ को देखते हुए उन्होंने ये फाउंडेशन बनाया और वो जिजीविषा देखने को मिली है। आज वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल महिला हैं और जब भी कोई महिला अलग अलग क्षेत्र में कदम बढ़ाती है तो वो अपने साथ संघर्षों के साथ सफलता की गारंटी लेकर जाती है। और अब बारी है हमारे खास मेहमान मंत्री ओपी चौधरी जी को प्रतीक चिन्ह देने के। मैं आग्रह करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि वो मंत्री ओपी चौधरी जी को प्रतीक चिन्ह दें। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से हमने भी देखा है लगातार रायपुर कलेक्टर रहते हुए, ओपी चौधरी जी का जुड़ाव हमेशा से रहा है। जो उन्होंने कहा इनफॉर्मल रहना, वो हमेशा से रहा है और आज भी उसी संजीदगी से, उसी बेबाकी से उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर बात रखी है। उम्मीद है कि जो सपने सरकार ने दिखाए हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, वो सपने पटल पर आ रहे हैं और धीरे धीरे विकास होगा। बहुत शुक्रिया आपका मंत्री ओपी चौधरी जी।